नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, भारत ने अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में परिवर्तन किया है। भारत ने अभी लोकसभा में शांति बिल पेश किया है जो परमाणु एनर्जी से रिलेटेड है। भारत की अब परमाणु नीति या कहें न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज होने जा रही है इस बिल के बाद। यह बिल बहुत ही व्यापक है। आज तक के इतिहास में भारत सरकार ने ऐसा बिल नहीं लाया हुआ था, मतलब ऐसा व्यापक परिवर्तन परमाणु के सेक्टर में नहीं किया था। ये बिल पास हो गया है। इस बिल के लागू होने पर, यानी कि अब ये कानून जब बन जाएगा, ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, तो अब इसके बाद क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आपको अभी पता होगा कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। ये शीतकालीन सत्र अभी के लिए अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसी शीतकालीन सत्र में 8 बिल पास हो गए हैं। आपने बहुत सारे शोर शराबे देखे, बहुत इधर उधर की न्यूज़ देखी, लेकिन टू द पॉइंट फैक्ट के साथ आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्या चाहिए, आप वो चीज़ें नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो कोई दिक्कत नहीं, एमजेटी एजुकेशन है आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बिल पास हुए हैं, जो बिल पेंडिंग रह गए हैं, सब मैं बताऊंगा। एक एक करके मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, जिसके तहत मैंने पिछले दिनों में कई वीडियोज आपको दी हैं। जो वीबी राम जी बिल था वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो सबकी बीमा सबका रक्षा बिल था, इस पर मैंने आपको वीडियो बना करके दी। इसके अलावा विकसित भारत शिक्षा बिल जो था एजुकेशन वाला, उस पर भी वीडियो बना कर दी। और अब ये पेश है आपके सामने शांति बिल, जो कि परमाणु नीति से रिलेटेड है। तो एक एक करके ये सारी वीडियो जा करके देख डालना। ट्रेंडिंग टॉपिक के प्लेलिस्ट में मैंने दे रखी है वीडियो। आज हम लोग चर्चा करेंगे शांति बिल की। ये शांति बिल है क्या, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और ये पूरा बिल किस प्रकार से भारत की नीति को चेंज करने वाला है, इसको डिटेल में जानेंगे। मोटा मोटा आप ये समझो कि इस बिल के जरिए भारत परमाणु सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट एंटिटीज को एंट्री पास कर दिया है, यानी प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें भी आ सकती हैं अब इस चीज के बाद। तो पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे क्या प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है या प्राइवेट एंट्री की जा रही है। दोनों में बहुत ही बारीक अंतर है, दोनों वो भी जानेंगे और इस बिल के बारे में व्यापक रूप से समझेंगे। लेकिन एक जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। साल भर का करंट अफेयर का कंटेंट आपको एक ही जगह पर, एक ही सिंगल ई बुक में मिल जाता है। इसको लेने के बाद आपको कोई सा भी एक सिंगल भी करंट अफेयर कहीं और नहीं पढ़ने की जरूरत है, सब आपको ब्रह्मास्त्र में मिल जाएगा। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का जो भी कंटेंट पूछा जाएगा, सब इसमें अवेलेबल है। हर एक चैप्टर, हर एक कंटेंट डिटेल से यहाँ एक्सप्लेन करके दिया गया है। टेबल, चार्ट, पाई, ग्राफ, मैप, इन सब का यूज करके आपको हर एक चीज़ें दी जाती हैं। स्टैटिक भी दिया गया है, राज्य रिलेटेड, वो भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन रिलेटेड स्टैटिक्स भी डिटेल एक्सप्लेनेशंस में मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सचमुच का ब्रह्मास्त्र है। इसको आप ले सकते हो एमजेटी ऐप से जा करके। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, या फिर जो लोग एंड्रॉयड यूज़र नहीं है, आईफोन या iOS या विंडोज़ यूज़र हैं, उनके लिए यूपीआई सर्विस भी दी गई है। यूपीआई आप व्हाट्सएप पर करके प्राप्त कर सकते हो मेथड, वहाँ से पेमेंट करके ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है। इसके अलावा इस ऐप का भी लिंक है। पिन कमेंट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शांति बिल है क्या। शांति का फुल फॉर्म होता क्या है? शांति का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये अप्रूवल मिल गया, लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास हो गया। अब राष्ट्रपति जी की जब मुहर लग जाएगी तो ये शांति बिल बन जाएगा शांति एक्ट। ये शांति एक्ट जो है, जो पुराने न्यूक्लियर नियमों पर जो एक्ट लाए गए थे, उनकी जगह लेगा। इससे पहले, सबसे पहले तो 1962 में, फिर 2010 में रिफॉर्म किए गए थे। लेकिन आज तक के इतिहास में कभी इतना व्यापक रूप से रिफॉर्म नहीं किया गया था। मतलब आप समझो, 1992 में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया, एलपीजी नीति लाई, लेकिन उस टाइम पर भी न्यूक्लियर सेक्टर को अलग रखा गया। मतलब बाकी सेक्टर को ओपन किया गया फॉरेन इन्वेस्टर के लिए या प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए, लेकिन न्यूक्लियर सेक्टर को अलग रखा गया। ये कहा गया कि न्यूक्लियर एनर्जी पर, न्यूक्लियर सेक्टर पर केवल और केवल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा। जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने जो कुछ भी अभी थोड़ा मोड़ा, जो भी जिस भी प्रकार का चल रहा है न्यूक्लियर पॉलिसी, या कहें जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सब एनपीसीआईएल ही देखता है। एनपीसीआईएल बोले तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनपीसीआईएल और एक और संस्था है भाविनी, हालांकि बहुत छोटी संस्था है। सब कुछ एनपीसीआईएल के तहत ही चल रहा है मोटा मोटा। यही पूरा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को भी देखता है, यही रेडिएशन सेफ्टी रिस्क भी देखता है, इंटरनेशनल नॉन प्रोबिलेशन ऑब्लिगेशंस भी देखता है, हाई कैपिटल कॉस्ट और लॉन्ग जस्टिनेशन पीरियड वगैरह को, मतलब या जितना न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करनी हो, न्यूक्लियर से बिजली बनाना हो, ये सब यही एनपीसीआईएल के तहत हो पा रहा है, क्योंकि इसी के रिएक्टर्स हैं। भारत ने कुछ और देशों की मदद से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगवाए हैं, लेकिन अभी सब कुछ कंट्रोल में एनपीसीआईएल के तहत आता है।
जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट होल्ड करती है, ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। अच्छा, एनपीसीआईएल एक महारत्न कंपनी भी है, ये भी ध्यान रखना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे ना न्यूक्लियर की जब बात आती है तो आपके मन में दो ही चीज़ आता है, या तो न्यूक्लियर बम बनेगा या तो फिर न्यूक्लियर एनर्जी होगी, दो ही चीज़ आता है। लेकिन न्यूक्लियर सिर्फ बिजली उत्पन्न करने के लिए नहीं होता है। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कैंसर इलाज में भी होता है न्यूक्लियर तकनीक का, खाद्य सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, स्वच्छ पीने के पानी में भी किया जाता है, कृषि सुधार में किया जाता है, मेडिकल में और भी क्षेत्रों में न्यूक्लियर चीज़ों का यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी का या न्यूक्लियर्स का यूज़ किया जाता है। ये सब का प्रोडक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जरिए होता है। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो बिल लाया गया है, शांति बिल, ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए नहीं है। नहीं तो आप समझो कि मोदी जी आ रहे हैं पोखरण परीक्षण करने दोबारा से, ये वो वाला नहीं है। वो न्यूक्लियर वेपन वाला जो था, जो एक बार हम लोगों ने 1974 में किया था पोखरण परीक्षण, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, फिर 1998 में किया हम लोगों ने ऑपरेशन शक्ति, वो भी पोखरण राजस्थान में हुआ। वो न्यूक्लियर शक्ति ताकत दिखाने के लिए था, बम बनाने का। ये वाला हम लोग एनर्जी के लिए कर रहे हैं, खास करके सस्टेनेबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के लिए कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अब ये जो बिल होगा, इसमें प्राइवेट एंट्री को मंजूरी दी जा रही है, यानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसमें भी एंट्री कर पाएंगी और इसमें भी अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे इसको भी जानते हैं एक एक करके। देखिए, अभी विधेयक के तहत परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा दिया गया है, जिससे इसकी निगरानी और सुरक्षा शक्तियाँ और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, AERB के अंतर्गत आ जाएंगी। अब AERB जो होगा ये कंट्रोल करेगा जो भी नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो भी नए एंटिटी लगाएंगे, नया अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना खुद का कुछ प्लांट वगैरह लगाएंगे, तो उसके लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए AERB आएगा। ठीक वैसे ही जैसे सेबी होता है, जितना भी शेयर मार्केट का सब देखरेख करता है, उसके लिए मैंने अभी इंश्योरेंस बिल में आपको बताया था, IRDAI जो है उसको और ज़्यादा पावर दी गई है, तो वो इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करेगा। ऐसे RBI है, बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है। ऐसे ही मतलब तमाम हर प्रकार में एक एक बॉडी गवर्नमेंट की ऊपर रहती है। ऐसे ही इसमें AERB जो बॉडी है, इसको पावर दे दी गई है, और कि जो कोई भी इन्वेस्टर आता है, जो कोई भी अपना प्लांट लगाना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो आगे धोखाधड़ी न कर सके या सही से रेगुलेट हो सके, इसके लिए इस बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बात यहाँ पर सबसे बड़ी आती है कि क्या बदलाव जरूरी था या क्यों जरूरत इसकी पड़ी इस बिल को लाने की। तो देखो, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा कंपटीशन नल्ले पाकिस्तान से नहीं है, हमारा कंपटीशन चाइना से है, अमेरिका से है, रसिया जैसे देशों में है, एक हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि ये लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोगों ने सही समय पर इसरो को तवज्जो ना दी होती, तो आज भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में इतना झंडा ना गाड़ा होता, चांद पर आज अपना तिरंगा ना होता। इसीलिए सही समय आने पर सही तरीके से सही सेक्टर में, जहाँ पर फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, आगे बढ़ना, आगे कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के टाइम पर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के देश दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसमें अगर हम लोग केवल यही कंपटीशन करेंगे कि पाकिस्तान में भुखमरी है, हम लोग अपने यहाँ राशन बांट दे रहे हैं, तो इसी को खुशी मना करके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हम लोग का कंपटीशन चाइना से होना चाहिए, अमेरिका से होना चाहिए, रसिया से होना चाहिए। तो ऐसे सेक्टर में हम लोग को अपना न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर भी रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। पहली ज़रूरत इस पड़ी क्योंकि कैपेसिटी एडिशन धीमी थी। भारत अभी के टाइम पर केवल 8 से 9 गीगावाट का ही टारगेट लेकर के चल पा रहा है। मतलब भारत के पास केवल 8-9 गीगावाट का ही एनर्जी क्षमता है, न्यूक्लियर एनर्जी, और हम लोगों ने टारगेट 2047 के रख रखे हैं 100 गीगावाट का। तो बताओ आप कि 100 गीगावाट कैसे पहुंचेंगे जब अभी केवल 10 ही गीगावाट पर पहुंचे हैं। अभी 2025 चल रहा है, 2047 में केवल 22 साल बचे हुए हैं मोटा मोटा। तो ऐसे में तेजी से बढ़ना होगा, बड़ा एक रिफॉर्म लाना जरूरी था। पब्लिक फाइनेंस पर इसमें बोझ इसको बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसको कम करना था, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी आएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी रहेगी। एक सोर्स बना दिए तो लंबे समय तक काम करेगी, तो बार बार चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेगी। जैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में लिमिटेड एक्सेस हो पाता है, ये भी एक्सेस बढ़ेगा। 2070 तक हम लोगों ने नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य भी रखा है। साथ ही साथ 2047 तक का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 100 गीगावाट का न्यूक्लियर कैपेसिटी हो जाए और 2047 तक हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए। एनर्जी इंडिपेंडेंट का मतलब एनर्जी के लिए हम लोग किसी और देश से कुछ ना खरीद रहे हों। हम लोग जो अभी तेल खरीदते हैं रसिया से, ईरान से, अमेरिका से, बहुत सारे देशों से, इराक वगैरह से, वो ना खरीद रहे होंगे, बिल्कुल ना के बराबर। 100% एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और वो तभी हो पाएंगे जब अपने पास 100 गीगावाट का न्यूक्लियर कैपेसिटी उत्पन्न हो रहा होगा और हम लोग बहुत जगह पर रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स बना लिए होंगे। 100% EV पर चलने वाली गाड़ियाँ बना लेंगे। 100% हम लोग सोलर पावर प्लांट लगवा लेंगे घरों में बिजली पर। तो मतलब इन सब तरीकों से हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और इससे फ़ायदा भी होगा। अपने यहाँ जो
जो ये दूषित सिटीज़ हैं, दिल्ली जैसा जो हाई AQI है, ये कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल बेस्ड लोड पावर यूज होगी, क्लीन एनर्जी, जीरो कार्बन एमिशन वाला यूज होगा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने पर निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन ये सब करने के लिए केवल सरकार पूरा पूरा पैसा लगाती, ये पॉसिबल नहीं था। इतना गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है कि इतने व्यापक तरीके से परिवर्तन लाने के लिए पूरा पूरा फंड गवर्नमेंट अकेले कर पाए। इसके लिए प्राइवेट एंटिटी को बढ़ावा देना और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को खोलना जरूरी था। अब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर खुलेगा तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, बहुत बड़े बड़े व्यापारी अपना अपना भी प्लांट लगाएंगे, इस सेक्टर में बढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा जैसे हम लोगों ने स्पेस सेक्टर को ओपन किया, स्पेस सेक्टर जब अपना ओपन हुआ तो उसमें स्काई रूट, अग्निकुल कॉस्मोस, अरोना स्पेस, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के आ गए स्टार्टअप, और तेजी से अब इसरो को मदद मिल रही है। साथ ही साथ और भी नए नए इनोवेशंस भी हो रहे हैं। ऐसे ही अपना न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर भी खुलेगा तो नए नए इनोवेशंस देखने को मिलेंगे, नए नए एनर्जी के सोर्सेज बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, SMR पर भारत फोकस कर रहा है। SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ऐसे रिएक्टर जो बड़े बड़े होते हैं, अब थोड़े छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनेंगे छोटे कामों के लिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े रिएक्टर ही बनाए जाएं तभी बड़े लेवल पर ही काम किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए। अब ज़रूरत है छोटे छोटे लेकिन व्यापक मात्रा में कई जगहों पर, कई शहरों में ऐसे रिएक्टर प्लांट लगाए जाएं, जिससे न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को और तेज़ी से बढ़ावा मिले। इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने का इंतजार ना करना पड़े। ये 700 से 1600 मेगावाट तक के नॉर्मल रिएक्टर होंगे और इतनी एनर्जी जनरेट कर सकेंगे। तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश में कई जगह पर लगा दो, बिहार में लगा दो, या बहुत जगहों पर लगा दो, तो जो हम लोग कोयले से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट लगाए हैं, उसकी जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे तो हम लोग को सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी मिलेगी। फैक्ट्री में बनाकर साइट पर असेंबल करना इससे आसान हो जाएगा। इसके अलावा 3 से 5 साल में ये कंस्ट्रक्शन भी हो पाएगा, नए नए प्लांट लग पाएंगे और बहुत तेज़ी से हम लोग नए नए प्लांट लगा करके जल्दी से डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे। तो रिमोट एरियाज़ में भी न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से काफ़ी अच्छे तरीके से विद्युत वगैरह पहुंच पाएगी। तो ये था ये वाला बिल जिसके बारे में मैंने आपको पूरा समझाया। इसके अलावा देखो, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 8 बिल पास हुए हैं, 4 बिल अभी पेंडिंग है, पेश किए गए हैं लेकिन अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है, पास नहीं हुए हैं। तो इनको एक बार मोटा मोटा जान लेते हैं, क्योंकि अब तो देखो स्थगित हो गया है निश्चित काल के लिए। अगर बीच में होता है संसद तब तो ठीक है, नहीं तो अगला जो सत्र होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से बिल आते हैं। तो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। तो जो मनरेगा को बदल करके VB जी राम जी आया, इस पर तो मैंने पूरा डिटेल वीडियो दी ही है आपको। शांति बिल के बारे में आज मैंने बता दिया। बीमा कानून संशोधन यानी 100% बीमा में प्राइवेट इन्वेस्टर, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है, इंश्योरेंस वाला। पुराने कानून खत्म करने वाला बिल आया है, जिसमें 71 पुराने कानूनों को खत्म किया गया है और कुछ में संशोधन किए गए हैं। मणिपुर GST द्वितीय संशोधन बिल ये आया हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल आया हुआ है, इसमें एक्साइज टैक्स से जुड़े नियम बदले हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल आया हुआ है, इसमें सेस उपकर से जुड़े प्रावधान हैं और अनुपूरक अनुदान मांगे यहाँ पर की गई हैं, सरकार को अतिरिक्त खर्च की मंजूरी इसमें मिली है। इसके अलावा देखिए, अभी जो बिल पेश किए गए हैं लेकिन पास नहीं हुए हैं, उसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल है, एजुकेशन वाला। अभी ये बिल पेश हो गया है लेकिन पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है और अभी संसदीय समिति के पास भेजा गया। मैंने आपको बताया था JPC के पास गया है। प्रतिभूति बाजार संहिता बिल जो सेबी वाला था, शेयर बाजार से जुड़े कानूनों को एक करने का प्रस्ताव किया गया है, ये भी स्थायी समिति को अभी भेजा गया है। 2 और भी प्रस्ताव शामिल हैं अभी तक जो पास नहीं हुए हैं। तो ये मोटा मोटा था इस संसदीय सत्र की जानकारी। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC से रिलेटेड या फिर SSC से रिलेटेड, या जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट PCS वगैरह की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आपके लिए रामबाण वीडियो साबित होने वाली हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज जो है, जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोज है जाइए उसको देखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक की प्लेलिस्ट में जा करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जो भी आपके रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो सब यहाँ से होकर जाते हैं, तो आप फॉलो जरूर करके रखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपके घर में अगर कोई पढ़ने लिखने वाला है उस तक वीडियो को जरूर से पहुंचाइए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। तो ये सब शांति बिल के जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको सब बता ही दिया है। गेम चेंजर साबित हो सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्लाइमेट एक्शन पर होगा, पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स अपना पूरा होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, दूसरे से खरीद नहीं रहे होंगे तेल, तो अपना बहुत सारा पैसा खर्चना नहीं पड़ रहा होगा, हम लोग खुद पर निर्भर हो जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी मिलेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक जाकर के जरूर ले लेना, जिससे साल भर का कंटेंट आप कवर कर लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।